हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स बहुत पास है, तो बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आज जिस हम टॉपिक से क्वेश्चंस लगाने वाले हैं वो टॉपिक हैं आपके ग्लेशियर, प्लेट्यू और इंडियन कोस्ट लाइन। ये तीनों ही टॉपिक कई बार आपके बीपीएससी में आए हुए हैं। एक एक करके चीज़ों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बड़ा ऑफर आप सभी के लिए, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग हमसे ऐप के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, अगर आप किसी भी फाउंडेशन बैच में पढ़ना चाहते हैं पीसीएस के, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, चाहे वो 73 बीपीएससी का हो, चाहे एमपी पीसीएस का हो, चाहे आरएएफ का हो, आपको बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। जो फीस आपकी 80,000 थी वो अभी यहाँ पे 80% ऑफ चल रही है और वो 15,000 में मिल रही है। उसी तरीके से आपको यहाँ बीपीएससी में भी मिल रहा है 8,999 में, और एमपीपीसीएस में भी सेम रेट है, और इसी तरीके से आरएएस में भी सेम प्राइस में आपका बैच यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर इस बैच की बात करूँ तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई जाती है। अब इसे ले कैसे सकते हैं आप लोग, तो 9555124124 पे कॉल करिए, हमारी टीम से आप कनेक्ट कीजिए, वो आपको सारी डिटेल्स समझा देंगे। अगर आप वेबसाइट से इसे परचेज करना चाहते हैं तो sanskritIAS.com पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई बैच की बात। अब बात करते हैं पढ़ाई की पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पे सीधे सीधे आपको समझना होगा कि हिमरेखा की जो औसत ऊंचाई है वो महान हिमालय के उत्तरी भाग, जो नॉर्थ का हिस्सा है, उससे 5,500 से लेके 6,000 मीटर तक है, और जो महान हिमालय के दक्षिणी भाग है उसमें 4,500 से लेकर 6,000 मीटर पे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि भैया 4,300 से लेकर 6,000 मीटर पूर्व में, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसी तरीके से जब आप वेस्टर्न हिमालय की बात करते हैं, उसकी जो औसत हिमालय की जो हिमरेखा है वो 5,800 मीटर दिखती है, और जो पूर्वी हिमालय है उसकी 4,300 पर दिखाई देती है। तो हमारा एवरेज किस में आता है? ए में आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। क्लियर है ये बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? अब हिमनद का मतलब इंग्लिश में आप लोग जान लीजिए, इसी को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ग्लेशियर। मतलब पर्वत का वो हिस्सा जहां पे बर्फ जमा हो जाती है, वहां पर पूरा का पूरा बर्फीला पहाड़ एक तरीके से। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं भाई, गंगरी, हिस्पर, बतूरा या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहां पर आपके पास अगर इन तीनों की बात करें तो यहां पे कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो यहां पे सही जवाब हो जाएगा आपका हिस्पर के साथ साथ। आप देख रहे होंगे ना कि भाई जो आपका बतूरा वाला है, हिस्पर वाला है, इनको अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको समझना होगा कि बतूरा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है इनमें से। समझ में आ रहा है? और इसकी जो लंबाई है वो है 57 किलोमीटर। तो 57 किलोमीटर का ये आपका हिमनद है, ग्लेशियर है, और ये काराकोरम रेंज में पड़ता है। तो ये भी याद रखिएगा कि काराकोरम रेंज का हिस्सा है ये। काराकोरम रेंज पीओके में आती है। पीओके पाकिस्तान के अधिकृत वाला हिस्सा है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो आपका गिलगिट वाला हिस्सा है, गिलगिट बल्टिस्तान वाला, तो ये उसी में आती है, गिलगिट। क्लियर है गाइस? तो ये उस वाले क्षेत्र में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं,
किसकी न्यून हिम रेखा है। अब मिनिमम पूछ रहा है, न्यून हिम रेखा पूछ रहा है। और कब आया हुआ है ये पेपर में? 9/12/2023 के बीपीएससी का जो स्कूल टीचर वाला पेपर हुआ था उसमें आया था। तो यहाँ से एक चीज़ बहुत सेट कर लीजिए, कहीं ना कहीं अगर किसी पेपर में पेपर आया है, क्वेश्चन आया है, तो वो पूछा जा सकता है। तो वहाँ से आपको पता होना चाहिए कि भैया आपका कौन सा वाला हिस्सा उसमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए किसकी न्यून हिम रेखा है। अब यहाँ पे हिमालय का जोन कुछ नहीं बोला है इन्होंने कि भैया हिमालय का है क्या है, कुछ नहीं बोला है। उन्होंने बोला कि भाई पूरे वर्ल्ड में बताना है आपको। तो यहाँ पे भूमध्य रेखीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, आल्प्स क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं। तो जो आल्प्स वाला एरिया है उसकी हिम रेखा न्यून है, एकदम मिनिमम है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें तो ये दोनों हट जाएंगे। अब देखो इनकी चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझो। जब आप हिमरेखा से समझते हैं कि भाई हिमरेखा होती क्या है, बार बार हम हिमरेखा का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय हिमरेखा? हिमरेखा होती क्या है वो समझ लो पहले। तो हिमरेखा से हमारा तात्पर्य होता है पहाड़ों की ऊंचाई की वो सीमा जिसके ऊपर स्थायी बर्फ अवश्य होती है। समझ में आ रहा है कि भाई आपकी परमानेंट आइस दिखाई दे रही है, स्थायी बर्फ, समझ में आ रहा है, ये एकदम दिखाई दे रही है, जिस कारण वहां पे जो मेन वहां का वनस्पति वाला जोन है वो नहीं हो पाता है, इसी वजह से वहां वनस्पतियां नहीं दिखती हैं। तो ये आपका आल्प्स वाला क्षेत्र न्यून क्षेत्र में उसके तहत आ रहा होता है। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके 70वीं बीपीएससी में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई क्या है? आपको बताना है यूपी का, बीपीएससी का क्वेश्चन है लेकिन उत्तर प्रदेश का पूछा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भैया इसका आंसर बताओ। तो आयोग ने इसका आंसर कोई भी नहीं माना था, हटा दिया था ये क्वेश्चन, क्योंकि किसी विशेष स्थान की वह ऊंचाई जिस पर वर्ष भर स्थायी रूप से आपकी बर्फ रहती है उसे हम क्या कहते हैं? हिमरेखा कहते हैं। अभी अभी मैंने बताया है। अब उत्तराखंड से जब से वो अलग हुआ है तब से उत्तर प्रदेश में है ही नहीं कोई हिमरेखा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका जब वो उठाया होगा उसने, तब वो उत्तराखंड वाला हिस्सा जब था तब का क्वेश्चन उठा लिया था। जब से उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश अलग हुआ है तब से यहां पर एक बात ध्यान रख लीजिए, यहां पे कोई भी हिम रेखा नहीं है। और जब है ही नहीं तो आंसर कहां से दोगे भाई? तो ये क्वेश्चन ही हटा दिया था, आयोग ने ही हटा दिया था। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। लेखा पानी हिमनद, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेखा पानी, ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है, किस स्टेट में है? तो इसका मतलब आपसे ग्लेशियर पूछे जा रहे हैं और कई अच्छे अच्छे ग्लेशियर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी टीचिंग वाले बीपीएससी के पेपर में आया था और 2023 में आया था। ऑप्शन दिए हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, या एक से ज़्यादा या एक से भी कम, मतलब कोई भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा कि जो ये क्वेश्चन है वो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में लेखा पानी एक जगह पड़ती है, वहाँ पे लेखा पानी है, वो लेखा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में लेखा पानी। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये दर्रा है, दर्रा, ठीक है, लेखा पानी जिसको हम क्या कह रहे हैं? लेखा पानी भी कह रहे हैं। ये एक पास है, क्या है? ये एक दर्रा है भाई। और जब दर्रा है तो इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने हिमनद पूछा है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ई ऑप्शन होगा, क्योंकि ये आपका ग्लेशियर नहीं है, ये आपका क्या है? दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन दर्रा है, ना कि आपका ग्लेशियर। क्लियर? चलो
आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं प्लेट्यू से, पठार से। क्वेश्चन क्या है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित होते हैं। अब प्रायद्वीपीय पर्वत क्या होते हैं, जो 3 भागों से आपका एरिया घिरा हुआ है, वो पहली बात तो प्रायद्वीप कहलाता है। ये पानी से जो घिरा हुआ है तीनों साइड से, यही आपका क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। अब क्या बोल रहा है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, कौन से उस कालखंड की बात है वो पूछ रहा है। तो ये 41वीं बीपीएससी में आया था क्वेश्चन, और आपने देखा होगा कि जो हिमालय का एरिया है उसके सहित भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय जो पर्वत हैं, जो सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर का भाग है, उसका निर्माण जो है वो आपका सेनोजोइक में हुआ है। सेनोजोइक है कहीं यहाँ पे, ये रहा, देखो ये दिखाई दे रहा है, तो सेनोजोइक काल में हुआ है, और वो भी महाकल्प में। तो यहाँ पे आपको डी का पूरा सेगमेंट याद करना है। आपने पढ़ा होगा इसमें पूरा का पूरा, जब आप पीसीएस का सेगमेंट पढ़ते हैं और पठारों का निर्माण का काल पढ़ते हैं कि भैया वो कब हुआ है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मिल जाता है आपको। तो ये सेनोजोइक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दंडकारण्य क्षेत्र के बारे में आप सबने सुना होगा कि भैया एक क्षेत्र पड़ता है दंडकारण्य क्षेत्र, वही पूछ रहा है कि वो कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में वो आता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना। 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। आप लोग एकदम तैयार हो गए होंगे आंसर देने के लिए कि भैया इन चारों में से कहीं ना कहीं तो मार के ही आना है हमको, तो ये चीज़ आपको बतानी होगी, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दंडकारण्य क्षेत्र का जो हिस्सा है वो बेसिकली कई सारे स्टेट्स में पड़ता है। जैसे आपको उड़ीसा भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उड़ीसा भी है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ भी दिखाई देता है, उसके बाद आपको तेलंगाना भी दिखाई देता है, आंध्र प्रदेश भी दिखाई देता है, यहाँ तक कि एमपी का भी कुछ हिस्सा है और महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा है। तो ये 6 राज्यों के करीब अपना एरिया कवर करता है, और इसी वजह से उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो नहीं, लेकिन उपयुक्त से एक से ज़्यादा। तो आंसर क्या हो गया भाई, ई ऑप्शन हो गया कि भैया एक से ज़्यादा हैं ये। तो ई ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जब आप भारत का मैप देखेंगे, इसी में यहाँ पे जो हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने रेड कॉरिडोर वाला जो पूरा का पूरा मसला है उसको ख़त्म करने की बात कही, तो ये एरिया पूरा का पूरा दंडकारण्य का पड़ जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। देखो, जब आप 7 सिस्टर्स की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ये मेघालय प्लेटू है, गारो, खासी, जयंतिया इसी का हिस्सा दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे गारो भी है, खासी भी है, जयंतिया भी है। अब पहला ऑप्शन जो है भुवन, क्या वो इसका सही आंसर है? बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि भुवन पहाड़ियाँ मीजो हिल्स का हिस्सा हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये किसका हिस्सा है भाई? ये मीजो हिल्स का हिस्सा है। और मीजो हिल्स कहाँ पे? इस एरिया में है मीजो हिल्स। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या हो गया भाई? भुवन पहाड़ियाँ ये मीजो हिल्स का हिस्सा है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंश है। और जबकि गारो, खासी, जयंतिया, ये गारो है, ये खासी और ये जयंतिया है, ये मेघालय प्लेट्यू का है, मेघालय पठार का है। समझ में आ रहा है? ये चीज आपको ध्यान रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, मालनाड क्षेत्र संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? कौन से प्लेट्यू से है? आपको उसका आंसर देना है। और यहाँ पे ऑप्शन है तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से कम। तो यहाँ पे जो मालनाड है वो कहाँ पे पड़ता है भाई? कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ता है, कर्नाटक के प्लेट्यू के हिस्से में पड़ता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखो, जब आप पठारों की बात करते हैं तो आपने बेसिकली कुछ पठारों का नाम सुना होगा। जैसे अगर मैं यहाँ इंडिया का मैप बनाऊँ तो आप उसमें बहुत इजीली याद कर सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे ये वाले पठार पढ़ रखे हैं और ये हमने देख रखे हैं। जैसे ये मालवा का पठार है, यहाँ से बुंदेलखंड है, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है बुंदेलखंड, ये पूरा। फिर यहाँ बघेलखंड है। फिर यहाँ से आप नीचे आएंगे तो ये दक्कन का पठार है।
फिर यहाँ से इधर आएंगे तो ये मेघालय का पठार है, ये आएंगे छोटा नागपुर का पठार है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मालनाड कर्नाटक के पठार में आता है, जो कि आपका दक्कन के नीचे वाला हिस्सा दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये हमारा तटीय क्षेत्र से कोस्टल लाइन से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको यहाँ पे उठाएंगे, उनको देखेंगे कि भाई उनका क्या यहाँ पे आंसर आप लोग देते हैं। भारत की तटरेखा है, अब यहाँ पे जो तटरेखा दे रखी है वो सारी की सारी गलत दे रखी है, ये सारे के सारी गलत दे रखी है, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारी है 7516.6, ये है हमारी, तो इसमें तो कोई भी नहीं है, ये भी आपको हटाना पड़ा है ना, ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। भारत की जो अभी नई कुल तटरेखा बताई जा रही है वो बताई जा रही है, क्योंकि जिगजैग वाली लाइन भी पढ़ ली है उन्होंने, तो 11,098.81 ये नई बताई जा रही है। समझ में आ रहा है, ये ओल्ड थी अब ये नई हो गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको भी आयोग ने हटा दिया था कि भाई ये क्वेश्चन गलत आ गया है, इसके लिए सॉरी, हम नंबर दे देंगे, नंबर दे भी देते हैं वो लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। ये जब हम पहली क्लास में पढ़ रहे होते हैं तभी बताते हैं कि भैया 12 नॉटिकल माइल्स को हम लोग मानते हैं, लगभग 21.9 किलोमीटर, ये हम मानते हैं। समुद्र राष्ट्रीय समुद्री कानून जो संधि है 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में हुआ था, जिसे हम UNCLOS, ठीक है, और 1982 याद रखिएगा, इसी के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय ये ट्रीटी मानी जाती है, जिसके हिसाब से ये फाइनल किया गया कि किसी भी देश का जो तटीय क्षेत्र है वो इतने क्षेत्र पर माना जाएगा, उसका कंट्रोल माना जाएगा कि भाई आपका कंट्रोल इस एरिया में है। मतलब जैसे हमारा ये ऐसे दिखाई दे रहा है, तो 12 नॉटिकल माइल्स जहाँ तक पड़ेगा वो एरिया हमारा माना जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम श्रीलंका को भी अपना बता देते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसी वजह से मसला होता है। चलिए अरब सागर के अंदर की बात कर लेते हैं। अरब सागर आपको पता ही है कौन सा क्षेत्र है, अरब सागर वाला ये वाला क्षेत्र दिखाई देता है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। अब यहाँ पे कोई भी बच्चा बता देगा कि भाई दक्षिण पश्चिम भारत में, क्यों? क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला, यही क्या है, साउथ वेस्ट है, और यहाँ पे आपको लक्षद्वीप दिखाई दे जाता है। तो आंसर आ गया, पहला ही आंसर आ गया कि अरब सागर में जो अवस्थित ये पूरा का पूरा टापू है वो इस एरिया में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, कितने आइलैंड्स हैं, ये आपको बताना है कि पूरा का पूरा ये कितने आइलैंड्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो लक्षद्वीप में आज की डेट में तो मोदी जी इसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि भाई आप कहीं बाहर घूमने क्यों जा रहे हैं, आप यहीं पे रहें। तो 36 यहाँ पे पूरा का पूरा आइलैंड्स दे रखे हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अरब सागर में केरल के कोच्चि कोस्ट से, मतलब आप 220 या 440 किलोमीटर की दूरी पर ये द्वीप का समूह है, पूरा का पूरा फैला हुआ है, और ये इंडिया का एक यूटी है, ठीक है, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 32 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने? 32 किलोमीटर के एरिया में पूरा फैला हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखनी है। सीधा सीधा बात है भाई, आपको याद रखना है। मिनिकॉय शेष जो द्वीप हैं वहाँ पे आपको 9 डिग्री चैनल भी दिखाई देता है, तो आपसे पूछा जाएगा 9 डिग्री चैनल कहाँ है, तो यहीं पे है, ठीक है। दूसरा, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो भी आपको याद रखनी है, वो कवरत्ती है, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कवरत्ती ये इसकी कैपिटल है। क्लियर हुआ? दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है पूरा आपका किस पे है, ये आपका आइलैंड्स पे बसा हुआ है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या कहलाता है? प्रवाल की उत्पत्ति की वजह से, ज्वालामुखी की उत्पत्ति, मृदा निक्षेपण, उपयुक्त में से कोई भी ठीक नहीं है।
तो आंसर आपका प्रवाल की उत्पत्ति से है भाई, सीधा सीधा आंसर हो गया ये तो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इन्होंने पूछा हुआ है। और यहाँ पे आपने कैम्बे खंबात की खाड़ी सुनी होगी, तो खंबात की खाड़ी ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है, तो गल्फ ऑफ खंबात ये ही है कैम्बे, क्लियर है, कैम्बे। तो यहाँ पे आपको कोई भी नहीं मिलेगी, तो कहाँ पे है, कैम्बे। ये वाला हिस्सा जो है वो है कच्छ, ठीक है, ये हिस्सा कच्छ है, तो ये हिस्सा आपका नहीं होगा। मन्नार कहाँ पड़ता है भाई, मन्नार नीचे पड़ता है ये वाला हिस्सा, और लक्षद्वीप मिनिकॉय आपका यहाँ पड़ता है इस वाले एरिया में। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है गाइस। तो इस तरीके से हमने आज के सारे क्वेश्चंस देखे, हमने 3 टॉपिक्स क्लियर किए, आपका कोस्टल एरिया कवर किया, हमने प्लेट्यूज कवर किए, और हमने जितना भी हमारा मेन एरिया के क्वेश्चंस रह गए थे वो कवर किए। पासेस के साथ हमने चीज़ें पहले ही कवर कर ली हैं। उम्मीद है आप इस तरीके से बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, चीज़ें याद कर पा रहे होंगे, और कल की क्लास में हम नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत।